आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल में सूत्रीय विभाजन। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं अंतरावस्था पूरी। अंतरावस्था पूरी क्या पढ़ा था? ये कोशिका चक्र होता है। हमने जीवन पढ़ दी, हमने एस पढ़ दी। देखो सबसे बड़ी होती है जीवन, है ना, सबसे बड़ी है जीवन, सबसे बड़ी है जीवन। फिर हमने एस पढ़ी, फिर हमने G2 पढ़ी। अब हम M पढ़ेंगे, ये विभाजन वाली। इसमें पूर्वावस्था आएगी, मध्यावस्था आएगी, पश्चावस्था आएगी और लास्ट वाले आएगी अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये याद हो जाएगा, अभी के अभी याद हो जाएगा। आज मैं ये पढ़ाने वाली हूँ। ये मैंने कंप्लीट पढ़ा चुकी है। जीवन में क्या काम होता है, इसमें क्या काम होता है, G2 में क्या काम होता है। आज अपन ये पढ़ेंगे, आज अपन ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है, अब कोशिका डिवाइड होगी। सब कुछ कंटेंट अवेलेबल हो गया है, प्रोटीन है, पूरा का पूरा DNA है, सब कुछ है। अब डिवाइड का काम चालू करो। अब डिवाइडेशन का काम चालू करो। इधर देखो, G2 के बाद तुरंत कौन स्टार्ट हो रही है? पूर्वावस्था। G2 के तुरंत बाद स्टार्ट हो रही है। G1 के तुरंत बाद S थी, S के तुरंत बाद G2 थी और G2 के तुरंत बाद ये P यानी प्रोफेज अवस्था थी। मतलब G2 फेज के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाली है प्रोफेज। प्रोफेज और ये जो चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग है, ये बता रही हूँ, न्यूक्लियस डिवाइड की स्टार्टिंग हो गई है। अभी तक तो सारा का सेल का कंटेंट डबल हुआ है। मतलब ये सेल था, इसका कंटेंट डबल कर दिया, हर चीज़ डबल कर दी, साइज़ भी डबल कर दी इसका, बट न्यूक्लियस तो वही है। तो प्रोफेज से क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा। पहले इतना होगा, फिर इतना, फिर और फिर लास्ट में जाते जाते ये लो साहब, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ये बताएंगे अभी। मतलब ये शुरुआत है न्यूक्लियस की डिवाइड की, केंद्रक विभाजन की शुरुआत। देखो 10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगी, ध्यान धरे रखो, 10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगी मैं। फटाफट देखते हैं। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के तुरंत बाद कौन सी होती है? पूर्वावस्था। सबसे पहले स्टेप है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है ये? केंद्रक विभाजन। किसके बाद होती? तुरंत बाद, G2 के बाद। ठीक है। एस व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र बनते, बताया था ना एक से, ये देखो, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। हाँ बिल्कुल, ये क्या होते हैं, ये बन तो गए, ये बन तो गए, लेकिन आपस में क्या है, बहुत उलझे हुए रहते हैं ये। ऐसे नहीं बोल सकते कि देखो जी DNA ये क्रोमोसोम है, ऐसे नहीं बोल सकते आप, ऐसे नहीं बोल सकते। ये सब कुंडलीनुमा संरचना होती है। गुणसूत्रीय पदार्थ के संग्रहण का प्रारंभ। अच्छा, अब इसको क्या है, अलग अलग करना चालू कर देंगे भाई। तू अलग हो, तू अलग हो, तू अलग हो, तू अलग हो। नेक्स्ट, गुणसूत्रीय संग्रहण की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। मतलब कि अपन जब कंडेंसेशन कर रहे हैं गुणसूत्रों का अलग अलग विभाजित, देखो देखो ये अलग अलग विभाजित करना चालू कर रहे हैं ना, देखो ये, तो क्या है, अब अच्छे से अपन को इनका लिक्विड भी दिख जाएगा। एस फेज में किसका हुआ था? तारक काय का भी, मतलब जो सेंट्रियोल था ना, देखो सेंट्रियोल, ये जो ये चीज़ जो है ना, ये वर्ड्स, ये तारक काय, तारक केंद्र, ये सिर्फ यूज़ करोगे अगर अपन जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट में ये सब नहीं होता, प्लांट में ये सब चीज़ें डिवाइड नहीं होती, प्लांट में ये सब पाया ही नहीं जाता। ये पाया जाता है सिर्फ जंतुओं में। कौन? तारकाई, तारक केंद्र, ये सब। तो इसमें क्या होते हैं, जो तारकाई तारक केंद्र है ना, वो भी दूर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे देखो, नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बना लेते हैं। अच्छा सेंटीमीटर। अब ये क्या है, इतना संघनित होंगे, मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इतना संघनित हो जाएगी अपने आप में ही। मैं एक बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको दिखने जाएगा। देख रहे हो, बीच में देखो ये संघनित हो गया, इसको बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ। पहले तो थ्रेड लाइक था, धागे नुमा संरचना थी, थ्रेड लाइक था, संघनित हुआ। संघनित का मतलब क्या समझ रहे हो? ठोस, ठोस आपस में जुड़ के। ठीक है, तारक काय पहुंच ही गया,
एक इधर पहुंच गया था, एक इधर पहुंच गया था। अब क्या होगा, इन तारक से क्या निकलेंगे, धागे नुमा संरचना निकलेगी जो इनसे बाइंड करेगी, ये इनसे करेगी, ये देखो ये इनसे कर रही है। तो कुछ इस प्रकार का ये अरेंजमेंट कर लेगी। मतलब ये जो आपकी कोशिका थी, जो न्यूक्लियस था, उसमें क्या हुआ, एक तारक केंद्र इधर और एक इधर। यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये इस तरफ है। ये देखो ये एस्टर्स इनको कनेक्ट कर रखे हैं, ये देखो ये एस्टर्स इनको कनेक्ट कर रखे हैं। क्लियर गाइस। यहाँ पे ये ख़त्म होती है क्या, पूर्वावस्था। ठीक है, और क्या क्या डिवाइड हो जाता है इसमें ना, थोड़ा बहुत है ना, जो कोशिका जो झिल्ली है ना, जो ये जो झिल्ली केंद्र की जो झिल्ली होगी, ये केंद्र डिवाइड कर रहे हैं ना, तो केंद्र की झिल्ली बोलेंगे ना, ये ख़त्म होने लगती है, ख़त्म। और कोई जो सेल ऑर्गेनल था इसके अंदर वो भी ख़त्म। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ने पूर्वावस्था में क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे फ्लो बना रही हूँ, पढ़नी एनसीईआरटी ये लाइन, बट मैं फ्लो बना रही हूँ शॉर्टकट। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था कि जो केंद्रक झिल्ली है गायब। अगर कोई कोशिकांग है जैसे गोल्जी बॉडी है, गायब। फिर क्या होगा, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होगी, जो गुणसूत्र संघनित अवस्था में नहीं थे, मतलब धागे नुमा थे, इन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं। धागे नुमा संरचना, इनका क्या होता है, ये संघनित हो जाते हैं। संघनित होकर क्या बना लेते हैं, ये एक तरह का क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, सेंट्रोमियर। इस तरह से जो तारकाय है वो ध्रुवों पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये ध्रुव पे पहुंचा, क्या होगा, ये जो तारकाय है एस्टर निकालेगा। मतलब ये तारकाय है ना, ये तारकाय ये अपने एस्टर से निकालेगा, ये वाला तारकाय अपना ऐसे एस्टर से निकालेगा। अब क्या होगा, एस्टर बाइंड विथ सेंट्रोमियर। एस्टर जो है किससे बाइंड करेगा, ये देखो ये जो तारकाय था इससे निकल रहे थे ये एस्टर, ये किससे बाइंड करेगा, ये जो गुणसूत्रों के जो सेंट्रोमियर है ना उनसे जाके बाइंड कर लेगा। आई बात समझ में। ये किस में हुई, ये आपको मैंने पढ़ा दी प्रोफेज, मतलब पूर्वावस्था। पढ़ना आपको एनसीईआरटी की लाइन ही है, ये मैंने शॉर्टकट बताया, फ्लो चार्ट बताया है, पढ़ना आपको एनसीईआरटी की ही लाइन है। ये तो तब पढ़ना कि मान लो कुछ मिस हो जाए, ये मैंने एक सीक्वेंस में बता दिया आपको, ये मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिया है। ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट मध्यावस्था स्टार्ट कर रही हूँ। मध्यावस्था देखो, नाम से ही पता चल रहा है, मध्यावस्था मतलब मध्य में कुछ अरेंज हो जाएगा। मध्यावस्था मतलब मध्य में कुछ अरेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जो चीज़ थी ना, ये क्या थी, गुणसूत्र थे, ये एकदम बीचों बीच, ये देखो एकदम ये इस प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच, एकदम पट्टी का बना लेंगे ये एकदम। सिंपल है, यही बात करनी है। कोशिका झिल्ली गई, ऑर्गेनल गए, सारे आवरण गए, कोशिका द्रव्य भी अच्छा खासा हो गया है, गुणसूत्र भी एकदम संघनित हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा,
इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे एक पट्टी का रूप में। ये देखो साहब कैसा लग रहा है। ये भी तो बिखरे बिखरे थे ना, अब इनको एक लाइन में अरेंज कर देंगे। ये ऐसी जो स्टेप है ना ये वाले जिसमें गुणसूत्र ये मध्यावस्था देखना, ये बहुत इम्पॉसिबल है। हमने देखा था, हमें नहीं दिखा। ये फॉर्म बहुत थोड़ी सी देर के लिए होती है, क्योंकि 1 घंटे में पूरी सेल डिवाइड हो जाएगी। ये भी आपको कैसे पता चले कि आपने हाँ ये चीज़ काट के देखी और उसे मध्यावस्था मिल जाए आपको उस वक्त? ऐसा तो इम्पॉसिबल ही होता है। ये मिलती नहीं है, 1000 ट्रायल में से एक बार होता है कि मिल जाए ये ऐसी अवस्था। ये बहुत कम समय के लिए बनी है। अरेंज हो गए, ये मध्यावस्था कंप्लीट हो गई है। मध्यावस्था में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मध्यावस्था में? सिंपल कि जो गुणसूत्र है मध्यावस्था के, अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊँ मध्यावस्था, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पूर्वावस्था के बाद की स्टेप है पूर्वावस्था की नेक्स्ट स्टेप। अरे लिखोगे ऐसे, नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप होती है, वरना पता चले एग्जामिनर को पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि पूर्वावस्था के बाद मध्यावस्था आती है। पूर्वावस्था की नेक्स्ट स्टेप है ये। पूर्वावस्था के बाद होती है मध्यावस्था। इस अवस्था में क्या होती है कि जो आपके गुणसूत्र हैं वो मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। हुए कि नहीं हुए? किन से जुड़े हैं ये एस्टर से जुड़े हैं। एस्टर किन से जुड़े हुए हैं? ये तारकाय से जुड़े हुए हैं। ये इनको खींचे रखता है, एक तरह का फोर्स रहता है जो इनको खींचे रखता है। ठीक है ना, ये चीज़ इनको खींचे रखती है। ठीक है, एक बंध बना लेते हैं, एक एक जोड़ बना लेते हैं ऐसा कि यहाँ टूटे नहीं, टूटे नहीं, ये मध्य में रहे अरेंज। क्योंकि अब क्या है, एक्चुअल में इनको डिवाइड होना है। बताऊँ कैसे? ये इस तरह से डिवाइड होंगे अभी। इस तरह से डिवाइड होंगे अभी देखते जाओ। हाँ, तो तारकाय से जुड़ा है कौन? एस्टर। ठीक है, तारकाय कहाँ है? तारकाय कहाँ है? अपने विपरीत ध्रुवों पर, विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित है, पर व्यवस्थित। गाइस रेडी? मध्यावस्था रेडी? चलो नेक्स्ट में आ जाओ, जंप करो, फटाफट आओ, पश्चावस्था पे आओ, खत्म करते हैं इसको। पश्चावस्था पे आ गए भाई सब, आ गए फाइनली आ गए, पश्चावस्था आ गए। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एनाफेज। पूर्वावस्था को बोलते हैं प्रोफेज, मध्या को बोलते हैं मेटाफेज, और इसको बोल रहे हैं हम एनाफेज। एना, इसमें क्या किया, ये देखो साहब अलग अलग कर दिया, ये लो जा, अलग अलग कर दिया। मतलब कि जो अभी मध्यावस्था में जो आप नज़ारे देख रहे थे ना कि वो ये तारकाय था, तारकाय से ये मध्य पटलिका पर व्यवस्थित थे, क्या हुआ? ये देखो, ये लो साहब अलग अलग हो गए। मतलब इसने इस तरफ खींच लिया इनको, तारकाय ने इस तरफ खींच लिया और इसने इस तरफ खींच लिया। मतलब बेचारे स्ट्रेट थे, इस तरह से थे, ये इस तरफ था और ये इस तरफ था। बेचारे ये भी आपस में बहुत ज़्यादा लाड़ लगाव हो गया था इनका, क्योंकि देखो ये ऐसे थे, देखो बेटा ऐसे थे, ये कितना क्लोज थे एक दूसरे से, कितना क्लोज थे। ये इस तरह से थे बेटा, स्टेप देखो आप, ये इस तरह से थे बेटा, बताओ इस तरह से थे, एकदम क्लोज। कितने क्लोज थे? ये फर्स्ट सेंट्रियोल है, ये सेकंड सेंट्रियोल है, ये स्टेप ए है, ये स्टेप बी है, ये इस तरह से अरेंज थे। फिर क्या हुआ, इनको डिवाइड तो करना था बेटा, कब तक होता? तो इसने इधर की ओर फोर्स लगाना शुरू किया, इसने इधर की ओर फोर्स लगाना शुरू किया। बहुत जोर आया बेटा, बहुत जोर आया, बहुत दुख हुआ। इसने अलग होना नहीं चाहा कि नहीं भाई हम जुड़ चुके हैं, हमने इतनी मुश्किल से तो रेप्लिकेट हुए हैं, तो बोलेंगे ये रहा कि हमारे लिए तो हुए हो। ये और खींचेंगे इस तरफ, चलो इधर, और ये इसको ये इस तरफ खींचेगा, चल इधर। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है भाई साहब, बहुत ही बुरा लग रहा है। अब ये जाना नहीं चाह रहे, बट देखो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अभी भी आखिरी सांस तक ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आखिरी सांस तक भी। देखो इनको खींचा जा रहा है, एकदम पूरी तरह से खींच रहे हैं ये लोग, एकदम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं एकदम ज़बरदस्त। ये चल रहा है कि नहीं? अभी भी देखो इनका मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब लास्ट में क्या है, स्टेप सी
सी के बाद अब स्टेप डी लिखते हैं, तो अब क्या होगा इनके साथ? अब भाई कितना, अब जब इनका निश्चय था, इनका भविष्य निश्चय था कि इनको डिवाइड ही करना है, तो भाई ये अलग और फाइनली ये अलग होनी थी ये चीज़। तो इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, ऐसे कैसे डायग्राम बना के आओगे? पहले ही बोल दे रही हूँ, पहले ही बोल दे रही हूँ, ऐसे कैसे डायग्राम बना के आओगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन्होंने 10 लाइनों में ख़त्म कर दिया है। बट मैं नहीं चाहती आप एग्ज़ाम में 10 लाइनों में ख़त्म करके आओ, क्योंकि आपको समझ में आ चुकी है बात। ये जो फोर्स लग रहा है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुलिंग फोर्स। पुलिंग मतलब खिंचाव, एक तरह की टेंशन उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग, खींच रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से खींच रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सी अवस्था थी? ये थी पश्चावस्था। पश्चावस्था का फ्लो चार्ट बना दूँ? पश्चावस्था का फ्लो चार्ट बना दूँ? आप बोलो तो बोलो, बोल रहे हो क्या? बनाऊँ क्या? बनाना है क्या? ये मैं यहाँ बना रही हूँ पश्चावस्था का फ्लो चार्ट। ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट बनाओगे या फिर पॉइंटर में क्लियर कर दोगे इस चीज़ को? सबसे पहले क्या होगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र इस तरीके से है, अभी गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। अलग होकर कैसे बनाएंगे? अब ये लोग, अब इनको गुणसूत्र बोलोगे क्या? इनको बोलोगे अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, ये कैसे होंगे? ये कैसे होंगे? जो ध्रुव है ना, ध्रुव पे क्या है? ध्रुवों पर जो तारकाएं हैं वो खिंचाव उत्पन्न करते हैं। तो खिंचाव, टेंशन होने से, खिंचाव उत्पन्न होने से क्या होगा? टेंशन होने से गुणसूत्र डिवाइड इन अर्ध गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र एक पोल पे और दूसरा गुणसूत्र दूसरे पोल पे चला जाता है। ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट आती है अंत्यावस्था, टीलोफेज। अब जो जो चीज़ वापस गई थी ना, वो चीज़ वापस आ जाएगी। जो जो चीज़ गई थी ना, वो चीज़ वापस आ जाएगी। जो अपनी कोशिका झिल्ली गायब हो गई थी ना, अब वो धीरे धीरे दिखने लग जाएगी। जो अपने गोल्जी कोय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब गायब होने लगे थे ना, अभी वापस वापस धीरे धीरे आने लग जाएंगे वापस से, क्योंकि डिवाइड हो चुका है, हो गया है, सही बोले तो हो गया है डीएनए डिवाइड। ये बना लेंगे अपना अलग अलग। अब ये फेज़ आ गई, देखो इसको कंटिन्यू करती हूँ टीलोफेज के लिए, कि ये फेज़ आ गई। अब क्या है? जो एस्टर है, ये जो धागा है, ये वाला धागा, ये वाला धागा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि पहुंच गया ना, उसका काम हो गया। इसके पास क्या हो गया? ये लो, कोशिका झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली आने लग गई वापस से, ये आने लग गई। केंद्रक डिवाइड हो चुका है आपका अब टीलोफेज में। जो भी सेल ऑर्गेनल गायब हुए थे वो भी आ जाएंगे। मान लो गोल्जी बॉडी गायब हुई है, अंतःपद्रव्य जालिका गायब हुई है, सब आ जाएंगे। और ये साइटोप्लाज्म है ही आपके पास। ये अवस्था कौन सी है? ये अवस्था है अंत्यावस्था। क्या होगा अंत्यावस्था में? चार्ट बनाऊं तो कोशिका झिल्ली आ गई, कम, गोल्जी बॉडी भी आ गई, ईआर भी आ गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्रोमोसोम थे, जो गुणसूत्र थे, गुणसूत्र थे अपने अपने ध्रुव पर आ गए, अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, खत्म कहानी। अब नेक्स्ट आता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कि भाई आपने न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, आपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, तो अब इसमें जो भरा पड़ा है, ये देखो, ये भी डिवाइड कर दो, ये भी डिवाइड कर दो। तो यही प्रोसेस होती है आगे जाके, यही प्रोसेस होती है कि ये जो कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड हो जाता है।
ये इस तरह से, ठीक है। ये वही केंद्रक झिल्ली है, कुछ और मत समझ लेना, केंद्रक की झिल्ली है ये। और ये है कोशिका झिल्ली। ऐसी 2 सेल मिलती है लास्ट में। सेम ये भी कोशिका झिल्ली है और ये है केंद्रक झिल्ली। मतलब आपने एक कोशिका से शुरू की थी, फाइनली आपको 2 मिल गई, फाइनली आपको 2 मिल गई। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सूत्र विभाजन की प्रोसेस। नेक्स्ट में हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि सूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री क्या होता है। अगर इसके पास 2n कंटेंट है ना, तो इसके पास भी 2n ही होगा, इसके पास भी 2n ही होगा। जितना इसके पास था ना मटेरियल, उतना इसके पास गया और उतना ही इस पास में गया। और ये इस तरह का विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अपनी बॉडी की सारी सेल में यही अरेंजमेंट है। बट अगर अपन अर्धसूत्री करते हैं, तो अगर 2n द्विगुणित कंटेंट है तो वो nn हो जाएगा। ये होता है कहाँ पे? अपने रिप्रोडक्टिव जगह पे। कहाँ पे? लड़कियों में एग में और लड़कों में स्पर्म, उस जगह पे जहाँ से ये दोनों बनते हैं, वहाँ पे सिर्फ वहीं पे होगा अर्धसूत्री। और बाकी हर जगह बॉडी की हर सेल यही परफॉर्म करेगी। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं अर्धसूत्री विभाजन के साथ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच गाइस।